हेलो प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। जल्दी से लाइव जुड़िए आप लोग, जितने लोग हैं भाई। अगर जितने लोग बाद में वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट किया करिए। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चंस के आंसर आपके आते हैं ना, तो आंसर आप कमेंट में करके ज़रूर बता दिया करिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि रेगुलर कौन कौन स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर आपको आया करे तो आप आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ठीक है। चलिए मैं माइक लगा के पहले रेडी हो जाऊं भाई। माइक थोड़ा मेरा दूर था, कॉर्नर में लगाया नहीं था ना। तो जितने लोग हैं भाई अपनी प्रेजेंटी जरूर दिखाया करिए, इससे हमें पता चलता है ना कि रेगुलर सभी कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। बाकी आप सभी लोग तो लाइक शेयर कमेंट तो आप ज़रूर करा करिए, ठीक है। अब इसके लिए रोज़ रोज़ कहना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज ये चित्र वाली भाई लास्ट वीडियो है, ठीक। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हमारी ये चित्र वाली क्या है भाई, ये लास्ट वीडियो है। तो आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट आज ज़रूर करिए। अब इसके बाद ना हम कम से कम 2 वीडियो हो सकता है आपको और प्रोवाइड करूं भाई, ठीक है। और जितना मैं अभी तक आपको बताया भाई, अगर जो स्टूडेंट लगन से पूरा मेरा वीडियो अच्छे से देखे होंगे ना, उनका समझ लीजिए 80 से 85% आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरे की, ठीक है। और वो फेल होने के लिए तो ना ही सोचे भाई। अगर आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे ना, तो ज़रूर आप अच्छे से पास हो जाएंगे। बाकी हम एम्प्लॉयबिलिटी नहीं आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप कहीं से या PDF लेके या कोई भी पढ़ाए होंगे, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिए भाई। हम ये टेक्निकल के लिए आपकी तैयारी करवा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी टेक्निकल के लिए। अब एक ही लोग हैं भाई, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, क्योंकि आपका टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए है 239 नंबर क्वेश्चन, कि ट्रांसफार्मर का ये क्या नाम है। कहने का मतलब ये कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाया जा रहा है, अब ये देखिए भाई, ये जो है, ठीक है, ये क्या है, कोर है, और ये बाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग। ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको, ये सेकेंडरी है। मतलब यहाँ से इनपुट देंगे और यहाँ से आपको सप्लाई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये जो ट्रांसफार्मर बनाया गया है, ये कोर का बनाया गया है भाई। किसका भाई, कोर का। अब कौन से कोर का बना है, कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का ये कोर बनाया जाता है। तो ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है भाई। ये कौन सा है, ये कोर। कोर मतलब कोर क्या होती है, पत्ती। देखिए ऐसे किनारा निकला है तो याद कर लीजिए कोर। इस ट्रांसफार्मर में क्या निकला है, किनारा, ये निकला हुआ है, तो आप याद कर लीजिए कौन सा है भाई, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दें। आज हम 23 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, और चित्र के आपके PDF में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। अब ये देखिए ट्रांसफार्मर का प्रकार पूछा है, तो ये याद कर लीजिए भाई। अब ये देखिए क्या है यार, ये लग रहा है जैसे एंटीना हवा में उड़ रहा है। क्या लग रहा है भाई, ये कोई एंटीना है, हवा में उड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये है ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें से 2 इनपुट 2 आउटपुट निकले हुए हैं, 4 लीड निकली हुई है ना, ट्रांसफार्मर है ये। और ये कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर है, आप इसको याद करेंगे तुरंत याद आएगा, यार सर जी बताए थे हवा में एंटीना उड़ रहा है। तो ये वायु कोर ट्रांसफार्मर है। क्या ट्रांसफार्मर भाई, वायु कोर ट्रांसफार्मर। तो इसमें कोर किस चीज़ का यूज किया जाएगा, लोहे सिलिकॉन का नहीं, ये वायु टाइप का कोर यूज किया जाएगा। तो हम इसे कहते हैं वायु कोर ट्रांसफार्मर। आइए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। अब ये क्या है भाई, देखिए पावर ट्रांसफार्मर में, एक सेकेंड, हाँ, ये पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है, ठीक है। ये जो है, ये मतलब पावर ट्रांसफार्मर में ये लगा हुआ होता है, तो ये उसमें का कौन सा पार्ट है, इसका नाम क्या है। तो हम इससे कहते हैं बुखोल्ज रिले। क्या कहते हैं भाई, बुखोल्ज रिले। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप याद कर लीजिए, ये रिले है। कौन सा रिले है भाई, बुखोल्ज रिले है, ठीक है। ये कौन सा रिले है, बुखोल्ज रिले। ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है, और ये कौन सा रिले है भाई, बुखोल्ज रिले है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, कौन सा रिले है, बुखोल्ज रिले। याद कर लीजिए इसको आप। देखिए ये क्या है भाई, आप देखे होंगे, आप जानते होंगे, हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर जैसे गांव में यूज किया जाता है। देखिए ये क्या दिखाया गया है, अब ये पानी है क्या,
पानी है क्या? नहीं भाई, ट्रांसफार्मर में हम पानी थोड़ी नहीं डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं, हम इसमें डालते हैं ऑयल, तेल हम इसमें डालते हैं। और वो कौन सा तेल होता है भाई? तेल देखिए ट्रांसफार्मर में दो तरीके से डाला जाता है। एक तो होता है भाई प्राकृतिक तेल जिसे हम कहते हैं नेचुरल ऑयल, और एक होता है सिंथेटिक तेल जो हम बनाते हैं। तो जो सिंथेटिक तेल होता है ना, वो सुरंग, मतलब ऐसी जगह हम उस तेल का यूज करते हैं जहाँ पे मतलब एक बार ट्रांसफार्मर लगा दीजिए तो फिर वहाँ बार बार आने जाने में मुश्किल होता है। कम से कम वहाँ पे भाई अब सालों, 1.5 साल 5 साल तक एकदम फ्री छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना हो। तो उस ट्रांसफार्मर में मतलब जैसे सुरंग जहाँ पे है, सुरंग वाली जगह है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम प्राकृतिक तेल का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं भाई कृत्रिम तेल का, सिंथेटिक तेल का यूज करते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर में ये कौन सा तेल है भाई? तो ये है ऑयल, पानी नहीं है, ये ऑयल है। ऑयल नेचुरल कूलिंग, ठीक है, तेल प्राकृतिक ठंडा। आप सभी लोग जानते हैं ऑयल क्यों यूज करते हैं भाई? ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए, शीतलन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब ये देखिए क्या है भाई, आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज देखिए E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है? अब देखिए भाई, अब यहाँ पे देखिए आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें क्या होता है भाई, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। और जहाँ पे ये सब लॉस शून्य हो जाते हैं, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से करंट I1 जाएगी और इसके बाइंडिंग को काटेगी, मतलब कोर को काटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, EMF E1 उत्पन्न हो जाता है। EMF क्या उत्पन्न होता है? E1 उत्पन्न होता है। अब ये जो उत्पन्न होता है, ये क्या होता है भाई, सेल्फ, स्वप्रेरण के कारण ये उत्पन्न होता है। और यहाँ पे जो उत्पन्न होता है वो म्यूचुअल प्रेरण के कारण दूसरे कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे उत्पन्न होता है E2। अब इस E2 के कारण अगर यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो होने लगती है, सॉरी I1 यहाँ हुई थी, I2 यहाँ फ्लो होने लगती है, फिर यहाँ पे वोल्टेज V2 मिल जाता है। तो देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, ये मतलब लॉस कम हो जाता है, आदर्श मतलब लॉस जीरो। तो ये V1 और E1 क्या होते हैं भाई, बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पे E2 बना और E2 और V2 क्या होता है, बराबर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की यही प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोई भी लॉस नहीं होता है, तो आप जितना वोल्टेज दे रहे होते हैं उतना वोल्टेज यहाँ मिलता है, ठीक है। तो देखिए भाई कहाँ पे है, E1 V1 क्या होगा, ये बराबर होगा, और E2 V2, तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। तो ये V1 और ये E1 क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का क्या नाम है? ये जो सर्किट है भाई, देखिए यहाँ पे देखिए वाला पंखा लगा हुआ है भाई, छत वाला पंखा, पंखा दिख रहा है ना, कल हमने आपको बना के दिखाया था, पंखे का सिंबल ऐसे होता है, ये यही है सिंबल, ठीक है। ये क्या है भाई, पंखे का सिंबल। अब ये कौन वाला पंखा दिख रहा है आपको, छत वाला, भाई ऐसे ही बनाया ना छत वाला, ये छत वाला पंखा दिख रहा है, नीचे आप सोए हुए हैं। तो देखिए अब जिसमें पंखा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, ठीक है ना। मतलब ये परिपथ जो है इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है, ये मतलब पंखे का सर्किट है, ऐसे समझ लीजिए आप। और कौन से पंखे का भाई, इलेक्ट्रॉनिक पंखे का, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए, यही पंखा आपको दिखाई दे रहा है, तुरंत पंखा वाला ऑप्शन ढूंढिए आप। चलिए भाई ये देखिए, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान, मतलब कौन, ये देखिए 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, तो कौन सा पोजीशन इसमें से सही है? अब देखिए ये दूसरा वाला, देखिए ये है भाई प्लस है, ये है माइनस। एक तो सप्लाई आपको यहाँ से ऐसे मिलते हुए यहाँ चली गई, और यहाँ से मिलते हुए सप्लाई देखिए ये ऐसे मिलते हुए, यहाँ से मिलते हुए ऐसे यहाँ चली गई। तो ये जो 2 पोजीशन है ना, इसमें अधिक निर्गत देखिए सीधा सीधा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ तो सप्लाई जाएगी ही नहीं आगे, यहाँ तो कोई निर्गत मिलेगा ही नहीं। तो सबसे जो अधिकतम निर्गत वोल्टेज देने वाला है वो दूसरा पोजीशन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका ये याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, गीजर में बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है, ठीक है। अब ये जो बैंड बना हुआ है यहाँ पे देखिए, ये एक्स में यहाँ पे ऐसे ये जो दिख रहा है बैंड ना,
ये वाला बैंड जो ऐसे मुड़ा हुआ है ये गीजर में लगा हुआ होता है भाई। तो इसका कार्य क्या होता है, ये जो बैंड लगा हुआ है यू टाइप का, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, तो ये पानी निकले ना, ठीक है, पानी का जो निकास वाला रास्ता होता है उसको बंद करता है भाई, रोकता है। ये यू जो है ये क्या है भाई, ये बंद कर देता है। देखिए ये पानी से नीचे कर दिए हैं तो निकास वाले रास्ते को क्या कर देता है, ये बंद कर देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पानी की निकासी को रोकता है, पानी की निकासी को क्या करता है भाई, रोकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, ओ ये क्या है, ये देखिए ये विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है, ये विद्युत इस्त्री का भाग है। तो जैसे आप जूता ऐसे ये पहन लिए, ये आपका मान लीजिए जूता हो गया ना, और ये जूता के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं भाई, सोल कहते हैं। तो ये भी तो जूते की तरह है, तो इसके नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, ये सोल है, सोल प्लेट। क्या है भाई, सोल प्लेट है, ठीक है, सोल प्लेट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से करते रहिए, मज़ा आ रहा है भाई। देखिए अब ये यंत्र किस प्रकार का है, अब ये यंत्र जो है भाई, देखिए ये यंत्र, देखिए ये क्या है भाई, इसको हालांकि ये दूसरा कुछ है, एयर डैम्पिंग है, लेकिन हमें देखिए यंत्र, इसके जो यंत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण टाइप का, एक प्रतिकर्षण टाइप का। अब यहाँ से हम याद कैसे करेंगे कि ये आकर्षण टाइप का है। देखिए इसकी जो ये प्लेट है इधर मुड़ी हुई है और इसकी जो प्लेट है इधर मुड़ी हुई है, कहने का मतलब इसको ये क्या कर रहा है भाई, आकर्षित कर रहा है, ठीक है। ये चित्र हम मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान से आप देख लीजिए। देखिए ये क्या कर रहा है भाई, इसको आकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है ना, देखिए इधर आकर्षण इधर आकर्षण। तो देख लीजिए आकर्षण प्रकार का चल लौह, आकर्षण प्रकार का ये क्या है भाई, चल लौह, ठीक है ना, इस तरह से। मगर आकर्षण प्रतिकर्षण वाला जहाँ आएगा तुरंत एक ही है, ये है, तो आकर्षण वाले पे मार के चले जाइए आप, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये अब हम देखिए ये यंत्र का नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ये सभी देखिए आईटीआई कॉलेज में सब दिखाया जाता है तो बच्चों को याद हो जाता है, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए एब्सोल्यूट याद कैसे हो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब ब और स को ध्यान दीजिए, तो ये क्या ब की तरह आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे, ये ब बन गया कि नहीं, दिख रहे हैं ब, ये क्या है भाई, ब है, ठीक है। तो ब याद कर लीजिए, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वाला आंसर बिल्कुल सही करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वाला आंसर क्या करेंगे, सही कर देंगे आप, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। इस तरह से कुछ ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो थोड़ा दिमाग में मतलब सेव रहेगा, आप फिर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप याद हो जाएगा। अब ये देखिए नाद की तरह आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, उल्टा नाद, जैसे नाद जो है पलट गई हो, है ना, ये क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नाद क्या हो, पलट गई हो। देखिए ये नाद की तरह दिख रहा है ना, नाद वही में जिसमें गाय भैंस अपना खाना वाना खाती हैं। तो देख लीजिए कहाँ है, यांत्रिक अनुनाद, ये क्या है भाई, कौन सा यंत्र है, यांत्रिक अनुनाद है, क्या है, यांत्रिक अनुनाद। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ पे फेज कितने हैं भाई, 3 है, फेज क्या है भाई, 3 फेज है। अवयव देखिए कितना है, एक तो अवयव यहाँ पे है, एक तो अवयव यहाँ पे है, मतलब 2 अवयव 3 फेज। देखिए 2 अवयव और 3 कला, इसको फेज को हिंदी में कला कहते हैं, 3 कला है, मतलब लाइन जाने का रास्ता जिसमें से करंट जा रही कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 2 अवयव और 3 कला वाट मीटर है, ये क्या है भाई, कैसा वाट मीटर है, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर। आप इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब ये क्या है भाई, देखिए यहाँ पे जो है ये डीसी यहाँ पे आपको दिखना चाहिए लेकिन दिख नहीं रहा है, मल्टीमीटर तो है भाई, बहुत सारे चीज़ों को हम इसमें चेक कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीमीटर, ठीक है। ये क्या है, इसमें हम अपना करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब इससे चेक करते हैं। लेकिन ये डीसी है कि एसी, यहाँ पे लिखा रहता है, इसमें दिख नहीं रहा है, तो आप देखेंगे वहाँ पे तो डीसी होगा, या तो ये सिंबल ऐसे डीसी का सिंबल ऐसे बना देगा। देखिए ये होता है एसी का सिंबल और ये होता है आपका डीसी का सिंबल, अगर यहाँ पे ऐसे सिंबल बनाया है मतलब ये क्या है, डीसी। मल्टीमीटर तो है पक्का, लेकिन ये कौन सा है भाई, डीसी टाइप का है, याद कर लीजिए, ठीक है ना।
देखिए ये क्या है भाई, संट प्रतिरोध। ये जो संट प्रतिरोध होता है ना, ये कॉन्स्टेनन या तो मैग्नीन का बना होता है। किसका? कॉन्स्टेनन या मैग्नीन का। तो ये कॉपर का नहीं होता है, यूरेका का नहीं होता है, नाइक्रोम का नहीं होता है, तो मैग्नीन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी इसकी होती है। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर कम बेसी होने से इसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब यही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीन कॉन्स्टेंटन एक ऐसे एलिमेंट हैं जो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट काम करते हैं भाई, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने घटने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब ये देखिए क्या है भाई, यहाँ पे देखिए क्या है, 0, 2, 5, 10, 15, 20 है ना, मतलब इनके में गैप क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब इसमें फिक्स गैप नहीं है, रेगुलर गैप नहीं है। मतलब जैसे 2 का अंतर है तो 2 ही का रहे, 5 का अंतर है तो 5 ही का रहे। तो जिसमें अंतर जो होता है असमान होता है पैमाना में, उसे हम कहते हैं गैर रेखीय। गैर रेखीय या इसी को हम अरेखीय कहते हैं। इसको गैर रेखीय कहते हैं या तो हम इसको कहते हैं अरेखीय पैमाना, अरेखीय। और रेखीय का मतलब क्या होता है भाई, चलिए छोटी का मंत्र है। और रेखीय का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें गैप जो है समान है तो उसे हम कहेंगे रेखीय पैमाना। और गैर रेखीय मतलब असमान जिसमें गैप है, अरेखीय, अरेख में है, कोई समानता नहीं है। ठीक, चलिए देखिए भाई, अब ये क्या है भाई, ये कौन सा लैंप है, आपको ये लैंप याद करके रखना है। देखिए बल्ब वाला आएगा, लास्ट वाला आंसर याद कर लीजिए। बल्ब देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, तो डी याद कर लीजिए। डी जो होगा वो चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, याद करने का ट्रिक। बल्ब दिखा, डी देखिए, और क्या होगा भाई, MA प्रकार क्या होगा, HPMV दीपक है। ये MA टाइप का HPMV दीपक है भाई, MA टाइप का HPMA दीपक है। ठीक है, AM याद कर लीजिए, AM वाला हमें सही करना है, मतलब यहाँ MA लिखा है, आप AM याद कर लीजिए। बल्ब वाला आएगा तो हमें AM PM में से AM वाले को सही करना है, PM तो किसी में है भी नहीं। ठीक है, बाकी PM यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, HPMV, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से कुछ जुगाड़ लगा के आपको याद करके जाना है और अच्छे नंबर लेके आना है भाई। ठीक है ना। अब ये देखिए क्या है भाई, ठीक है, प्रकाश का नाम क्या है, ये कौन सा प्रकाश है, तो इसे हम कहते हैं स्पॉट, स्पॉट लाइट कहते हैं। ये कौन सी लाइट है भाई, स्पॉट लाइट है। कौन सी है, स्पॉट लाइट, याद कर लीजिए। ये कौन सी लाइट है, स्पॉट लाइट है। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये परावर्तक का नाम क्या है। ये परावर्तक मतलब ये जो ऐसे दिख रहा है, इस परावर्तक का नाम आपसे पूछा गया है। तो हमारा जो पैराबोला होता है ना भाई साहब, उसमें आप पढ़े होंगे इंटर में पैराबोला, ये एक होता है यहाँ पे फोकस। तो इस पे जो भी किरणें पड़ती हैं ना, वो टकरा के फोकस से गुजरती हैं। ये पैराबोला जो होता है, ठीक है, उसका यही मतलब सिद्धांत है। इस पे किरणें पड़ेंगी और टकराने के बाद उसके फोकस से होके निकलेंगी। इस पे किरणें ऐसे पड़ेंगी और टकराने के बाद उसके फोकस से होके निकलेंगी। तो ये किसका गुण है भाई, पैराबोला। पैराबोला देखिए, यहाँ से किरणें ऐसे पड़ रही हैं, फिर फोकस पे, सब फोकस पे यहाँ पे देखिए निकल रही हैं, यहीं से सब निकल रही हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक टाइप का। ये पैराबोलिक टाइप का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये कह रहे हैं फ्लैशर की वर्तमान वाहन क्षमता क्या होगी यदि प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर का करंट है। कहने का मतलब इसमें भी 100 मिली एम्पियर, इसमें भी 100 मिली एम्पियर, इसमें भी 100 मिली एम्पियर। तो इन सभी को हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे कितना करंट मिलेगा भाई, मतलब इसकी करंट कैपेसिटी कितना होनी चाहिए, 100 इसमें आ रही है, 100 इसमें आ रही है, 100 इसमें, तो यहाँ पे 300 मिलने वाला है। 300 मिली एम्पियर मिलेगा कि नहीं, 300 मिली एम्पियर। तो इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कितना होनी चाहिए, 300 मिली एम्पियर की होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए ये क्या है भाई, यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिल गया। देखिए ये जो है यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे कर दिया गया है ज़मीन में अर्थिंग टाइप का। तो यहाँ पृथ्वी प्रतिरोध का माप की कौन सी विधि है, तो हम इसे कहते हैं फॉल इन करंट नहीं, फॉल इन पोटेंशियल, विभव का पतन हम इसे कहते हैं। जहाँ ये दोनों ऐसे कर दिया हो तो उसे हम कहते हैं विभव का पतन। क्या कहते हैं भाई, विभव का पतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए ये क्या है भाई, हाँ
ये देखिए, ये दिखाया गया है सर्किट में, पूछा जा रहा है कि ये कौन सा परीक्षण है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा सर्किट है, ये क्या इसका उद्देश्य है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखिए आपका लाइन वाला तार है, ठीक है, जिसमें लाइट आती है, और इसमें एक देखिए लगाया गया है परीक्षण, और यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से तो यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, चालक और भूमि के बीच हम किसके प्रतिरोध की, देखिए चालक के मध्य कुचालक प्रतिरोध नहीं, देखिए ये चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच कर रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या है भाई, आप यहाँ देखिए चालक में इसको ऐसे लगाए हैं और फिर यहाँ से इसको अर्थिंग कर दिए हैं, मतलब भूमि और चालक के बीच क्या प्रतिरोध है, हम उसकी जाँच कर रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है साथियों, देखिए यहाँ पे ये क्या चीज़ हो रहा है, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो ये जो सिस्टम है ना, इससे हम क्या करते हैं, पोलैरिटी चेक करते हैं, ध्रुवता की जांच करते हैं। क्या करते हैं भाई, पोलैरिटी चेक करते हैं, ध्रुवता की जांच करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चित्र वाली क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मुझे श्योर है कि यहाँ से अगर आप इतना वीडियो पढ़ लेंगे, 6-7 वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया, अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका जो है 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन एकदम तैयार हो गया है भाई। अभी तक आप अच्छे से तैयार कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो साथियों कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं। मिलेंगे फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। बूस्टर वाली क्लास हम लोग की चल रही है। तो आज वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।